वेलकम टू फाइनेंशियल लिटरेसी टू वेल्थ क्रिएशन। और आज हम जानेंगे कि अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कैसे करते हैं। तो सर, जैसे मैं अभी मैंने अपना करियर स्टार्ट किया है, तो मुझे अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को कैसे देखना चाहिए या फिर कैसे स्टार्ट करना चाहिए? बिफोर इन्वेस्टिंग एनीथिंग वी शुड नो कि हमारे पास क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। देर आर ओके। टू मेजर ऑप्शंस, वन ओके। इज मार्केट लिंक इन्वेस्टमेंट एंड द सेकंड इज रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। ओके, तो सर इन दोनों कैटेगरीज में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास? मार्केट लिंक इन्वेस्टमेंट में मेजरली देर आर फोर टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। वन ओके। इज इक्विटी, सेकंड वन इज म्यूचुअल फंड, थर्ड वन इज एनपीएस एंड द फोर्थ वन इज गोल्ड। ओके, एंड जो सेफ इन्वेस्टमेंट्स है उसमें हमारे पास क्या रिस्क ऑप्शंस फ्री अवेलेबल? इन्वेस्टमेंट में अपने पास फर्स्ट ऑप्शन इज ईपीएफ, सेकंड इज पीपीएफ, थर्ड वन इज फिक्स डिपॉजिट एंड द फोर्थ वन इज सेविंग बैंक अकाउंट। ओके, सेविंग्स पे जो हम बैंक में से इंटरेस्ट मिलता है हमको, राइट हो। पर सर, एज ए इन्वेस्टर जो सबका इंटरेस्ट होता है कि हमें एग्जैक्टली कितना रिटर्न मिल रहा है पर ईयर, तो क्या मुझे हर आप कैटेगरी का रिटर्न बता सकते हो ईयरली बेसिस पे कितना मिलता है? रिटर्न का एक थंब रूल है, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। राइट। अगर हम रिटर्न्स के हिसाब से सीक्वेंस करें तो सबसे ज्यादा रिटर्न हमें मिलता है इक्विटी में, ओके। अराउंड अबाउट 15%। द हम्म। सेकेंड इज म्यूचुअल फंड, अराउंड 13 to 14%। द थर्ड वन इज एनपीएस, अराउंड 12 to 13%। ओके। एंड द फोर्थ वन इज अ गोल्ड, 10 to 11%। ओके, एंड जो सेफ इन्वेस्टमेंट है उसमें क्या रिटर्न मिलता है अप्रोक्सीमेटली? रिस्क फ्री रिटर्न में सबसे ज्यादा रिटर्न्स में आता है ईपीएफ। ओके। Currently, it is 8.25. The second one is PPF, 7.1. The third one is fixed deposit, 6 to 6.5%, depends on the tenure. And the last one is saving bank account, 2 to 2.5%. ओके, राइट, तो हमें ये पता चल गया किसमें से कितना रिटर्न मिलता है। बट सर, जैसे मैं जानना चाहूंगा कि इक्विटी एग्जैक्टली होता क्या है, तो आप थोड़ा उसके बारे में बता सकते हो कि? अगर हम इक्विटी नाम से जाएंगे तो इक्विटी इज द ओनरशिप इन दैट कंपनी। सपोज कोई एक बिजनेस स्टार्ट करता है 1 लाख रुपए से, पार्टनरशिप फॉर्म मान लेते हैं और 10 पार्टनर है, तो एवरी पार्टनर हैव अ 10% शेयर, इन्वेस्टमेंट वैल्यू इज 10,000। लाइक दैट इफ यू परचेज द शेयर्स इन अ मार्केट, लाइक सपोज अ बिग कंपनी लाइक रिलायंस, अगर मैंने उसमें 10,000 के शेयर्स खरीदे तो मैं उसमें 0.0001% का पार्टनर हो जाऊंगा, एज अ ओनर हो जाऊंगा। ओके। तो इक्विटी इज द ओनरशिप इन दैट कंपनी। बट सर, ऐसे तो हजारों लाखों कंपनियां हैं मार्केट में, तो मुझे एज अ बिगिनर कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए? बिगिनर को सबसे ज्यादा डिफिकल्ट यही होता है कि कोई भी राइट इक्विटी को चूज करना और राइट टाइम तक होल्ड करना। इसीलिए हम सजेस्ट करते हैं स्टार्ट विथ म्यूचुअल फंड। ओके। म्यूचुअल फंड ये एक जरिया है इक्विटी में इन्वेस्ट करने का, थ्रू द प्रोफेशनल फाइनेंशियल मैनेजर्स। ओके, बट सर, जैसे घर में बॉर्न एंड बॉटअप हुए हैं, हमेशा से बोला गया है कि आप भाई गोल्ड ले लो, गोल्ड में कभी नुकसान नहीं होता, गोल्ड ले लो, सोना ले लो। पर क्या सोना सच में हमें वो रिटर्न देता है जितना जनरली बोला जाता है? एक्चुअली गोल्ड एज ए इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी चीज है, बट इन इंडियन फैमिलीज हम हमारा गोल्ड से काफी एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। राइट। इसीलिए हमारी जो बाइंग है वो अधिकतर ऑर्नामेंट्स की जरिए होती है। उसके और ऊपर जब भी चल जाता ऑर्नामेंट्स खरीदते हैं है। तो उसके ऊपर मेकिंग चार्जेस एंड जीएसटी लगता है। राइट, और राइट। दूसरी अहम बात यह है कि अगर हम उसको ऑर्नामेंट की तरफ देख के लेते हैं तो उसको बेचना डिफिकल्ट हो जाता है। और किसी एक फैमिली में कोई ऑर्नामेंट बेचता भी है तो सोसाइटी में ये खबर फैलती है कि ये बैंक करप्ट हो गया। राइट, 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 राइट। तो सर, जैसे अगर हम ऑर्नामेंट्स नहीं ले तो फिर हमारे पास ऑप्शन क्या अवेलेबल है कि मतलब क्या किस तरीके से फिर गोल्ड बाई करें हम? तो फिजिकल गोल्ड बाय करने से हम डिजिटल गोल्ड बाय करके हमारे पैसे सेव कर सकते हैं, ओके। जिसके कि हमारा मेकिंग चार्जेस और जीएसटी बच सकता है। ओके, तो क्या क्या कैसे हम डिजिटल गोल्ड कैसे खरीद सकते हैं हम? मेजर थ्री ऑप्शंस आज के डेट में डिजिटल गोल्ड बाय करने के हैं। द फर्स्ट वन इज ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो ओके। कि हम डीमैट अकाउंट फॉर्म में ले सकते हैं। ईटीएफ है गोल्ड के रेट को फॉलो करते हैं, गोल्ड बढ़ता है तो उनके रेट बढ़ते हैं, कम होता है तो कम होते हैं। सेकेंड वन इज एसजीबी, सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड। सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड भी ईटीएफ की तरह ही काम करते हैं, उनका भी रेट डीमैट अकाउंट में गोल्ड को लिंक होता है और गवर्नमेंट हमें 2.5% इंटरेस्ट पर एनम उस पर देती है। And the third one, which is latestly launched by the SEBI, is EGR, Electronic ओके। Gold Receipt। वो EGR खरीदने से उतने अमाउंट का गोल्ड सेबी अपने इसमें सिक्योर कर लेती है। ओके। जैसे अभी आपने एनपीएस के बारे में बताया, तो क्या एग्जैक्टली एनपीएस क्या होता है, थोड़ा उसका बता सकते हो क्या आप? गुड क्वेश्चन। एक्चुअली एनपीएस का मकसद ही ये है कि हमारे रिटायरमेंट लाइफ के बाद हमारी लाइफ सिक्योर हो। हम जो ड्यूरिंग द वर्किंग लाइफ जो स्टैंड ऑफ लिविंग से जीते, वही हमारी स्टैंड ऑफ लिविंग रिटायरमेंट के बाद हो, यही एनपीएस का मकसद है। इसीलिए एनपीएस में इन्वेस्ट करना ये लॉन्ग टर्म के ओर से देखना चाहिए। और अगर आप रिटायरमेंट तक एनपीएस में रखते हो तो आपको 11 to 12% का एवरेज रिटर्न मिलेगा और ओके, उससे हमारी रिटायरमेंट लाइफ सिक्योर हो सकती है।
तो मतलब एनपीएस में जो मैंने पैसे डाले वो मैं 60 साल से पहले नहीं निकाल सकता? हम कंडीशनली निकाल सकते हैं, ओके। बट द गोल और द इंटेंशन टू इन्वेस्ट इज टू टेक द बेनिफिट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ओके, राइट। पर सर एक और ऑप्शन है, जैसे कि हमने ईपीएफ का बताया, तो मेरे कंपनी में बहुत लोग हैं जो ईपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं, जो अपने सैलरी से हर महीने ईपीएफ में पैसे कटवाते हैं। तो क्या वो एक ऑप्शन सही है, जो करना चाहिए क्या हमें वो? हाँ, जैसे कि अब तक हमने जो डिस्कस किया वो मार्केट लिंक था, हम्म, अभी ये रिस्क फ्री रिटर्न में आता है। रिस्क फ्री रिटर्न का ये मीनिंग होता है कि अपना प्रिंसिपल सिक्योर होता है, ओके। इंटरेस्ट रेट में वेरी, आज ओके। 8.25% ईपीएफ में मिल रहा है, कल हो सकता है वो बढ़े भी कम भी, बट मेरा प्रिंसिपल हमेशा सिक्योर रहेगा। ओके। और जैसे आपने बात की कि ईपीएफ में क्या बेनिफिट है, तो जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो होती है, अगर मैं कोई भी अमाउंट कंसिस्टेंटली 10,000 पर मंथ इन्वेस्ट करता हूँ और उसका कंसिस्टेंटली 8.25% मुझे रिटर्न मिलता है, तो वो मल्टीफोल्ड हो जाती है। राइट, राइट। तो इसीलिए ईपीएफ में इन्वेस्ट करना इज अ वेरी बेस्ट ऑप्शन, अगर आप रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट के इसमें डालते हो तो। अगर सर इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, तो फिर एफडी की क्या जरूरत है? मतलब एफडी तो फिर बहुत ही कम परसेंट इंटरेस्ट दे रहा है, तो फिर एफडी हमें क्यों चाहिए फिर मार्केट में? एक्चुअली ये ईपीएफ है, एनपीएस है, ये दोनों का जो इंटेंशन है ये लॉन्ग टर्म का है। एट द टाइम ओके। ऑफ रिटायरमेंट वी टेक द बेनिफिट। ओके। बट ओके। अगर आपको कोई 2 महीने, 6 महीने या 2-3 साल में पैसे चाहिए ओके। और आपको उसका प्रिंसिपल सिक्योर होना जरूरी है, राइट, अगर राइट। आपका वो कंडीशन है, तो एफडी इज द बेस्ट ऑप्शन। बिकॉज ओके। एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट ये हमेशा सेविंग बैंक से ज्यादा होता है। ओके। तो एफडी का जरूरत हमें, अगर शॉर्ट टर्म कहीं पैसे, हमारी शॉर्ट टर्म गोल है, तो हम एफडी में पैसे डाल सकते जैसे हमें कुछ पैसों की, हमारे पास पैसे हैं बट हम उसकी जरूरत हमें अभी नहीं, 6 महीने बाद है, तो उसको हम एफडी में पार्क कर सकते हैं। हैं, राइट? बिल्कुल, यस, राइट। ओके। थैंक यू सर, आपने ये सब मुझे एक्सप्लेन कर दिया बहुत ही अच्छे तरीके से। बट एक और मैं डाउट है कि अब जैसे मैं, सपोज मुझे महीने के 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, तो मुझे किस ना अमाउंट किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये मुझे कैसे पता चलेगा? देखो, किसको कितना अमाउंट इन्वेस्ट हो उसके गोल और होराइजन पे डिपेंड है, बट जनरल थंब रूल ये है कि 100 माइनस इज योर एज ओके। इज द amount you should invest in equity. ओके। Like if your age is 30, हम्म। 100 minus 30, 70, so राइट। 70% we should invest in equity. ओके। That 70% is invested in market link investment. We can choose equity, mutual fund, NPS and गोल्ड। gold in the ratio we prefer. And the 30% we should invest in FD, EPF, PPF. ओके। थैंक यू सर। हो सकता है आपको भी चीजें समझ में आई हो। आपको किसी भी पॉइंट पे आपको कोई डाउट आया हो, प्लीज हमें कमेंट्स में बताइए और उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। Thank you.